दोस्तों, हम लाभ और हानि का क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। पेज नंबर 145 10.1 हल करें। 10.1 का क्वेश्चन आंसर कम से कम 10 तक हमने सॉल्व कर लिया था और 11 से आगे करना बाकी था। लेकिन इससे पहले मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा कि किसी भी क्वेश्चन में अगर एक्स्ट्रा जो एक्स माना जाता है तो उसी मतलब किस सिचुएशन में, कैसी अवस्था में उससे माना जाता है। तो उसकी कोई ख़ास रूल तो शायद मेरे पास नहीं है। ये सवाल सुनकर तो मैं भी थोड़ा सा बहुत चक्का रह गया था, परंतु फिर भी इसका कोई ना कोई जवाब होगा, तभी तो हम लोग वो एक्स मानते हैं। तो सबसे पहले मैं उसी सवाल का जवाब दूंगा, उसके बाद 11 नंबर से हम आगे क्वेश्चन का समाधान करेंगे। तो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे पुरानी वीडियोस देखेंगे तो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन का समाधान किया है, जिन जिन क्वेश्चन में हमने एक्स माना है, उन क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। दरअसल हमें एक्स तब मानना पड़ता है जब हमें जो आंसर निकालना है उसे निकालने के लिए जो भी हम सिद्धांत का प्रयोग करते हैं या जिस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं, उस सूत्र को प्रयोग करने के लिए जो जो चाहिए उनमें से कोई एक चीज़ नहीं है तो उन्हें हमें मानना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे 10 नंबर आप देख सकते हैं। यहाँ पे आसिफ चाचा ने 5% लाभ पर एक खिलौना बेचा। खिलौने के क्रय मूल्य 20% कम और विक्रय मूल्य 34 रुपये कम होता, तब आसिफ चाचा को 10% लाभ होता। ये जो दोनों लाभ दिए गए हैं, पहले जो 5% लाभ हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इसमें इसका विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, मतलब ये कुछ और होगा, और जो 10% लाभ हुआ है तो इसका विक्रय मूल्य कुछ और होगा। ठीक है। और जो विक्रय मूल्य मतलब जो बेचा हुआ दाम है, उसके पहले जो क्रय मूल्य था उस क्रय मूल्य में 20% कम किया गया है। यानी कि अगर 100 रुपया था तो उसमें 20% कम, या 20% कम यानी कि 80 रुपया होना चाहिए क्रय मूल्य, क्योंकि 100 में 20 कम तो 80 होना चाहिए। अगर हम यहाँ 200 रुपया मान के चलें तो 100 में 20 कम यानी कि 200 में 40 कम, यानी कि 80 160 रुपया, ये आप हिसाब लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे हमें क्रय मूल्य मानना पड़ा। क्यों मानना पड़ा? क्योंकि यहाँ पे हमें विक्रय मूल्य का अंतर दिया गया है। 20% कम होता तो विक्रय मूल्य 34 रुपया कम होता, यानी कि ये 34 रुपये का जो अंतर दिया गया है, मेरे पुरानी वीडियो में देखिएगा, हमने पुरानी वीडियो में 5% लाभ और 10% लाभ पर दोनों के आधार पर हमने विक्रय मूल्य निकाला। तो उस विक्रय मूल्य को निकालने के लिए हमें क्रय मूल्य की ज़रूरत थी, यानी कि विक्रय मूल्य का जो सूत्र था उसके लिए हमें क्रय मूल्य की ज़रूरत है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में क्रय मूल्य है ही नहीं, तो इसीलिए हमें क्रय मूल्य मानना पड़ेगा। तो अभी मैंने यही कहा था कि हम जिस फॉर्मूले या जिस सिद्धांत के आधार पर बना रहे हैं क्वेश्चन, उसके लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है अगर वो क्वेश्चन में नहीं है तो हमें उसे मानना पड़ेगा। क्योंकि हमें विक्रय मूल्य अगर निकालना है 5% लाभ पर या 10% लाभ पर, तो हमारे पास अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो हमारे पास क्रय मूल्य होना ही चाहिए। क्रय मूल्य नहीं होगा तो विक्रय मूल्य नहीं निकलेगा। ऐसे में हमें क्रय मूल्य मानना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप 9 नंबर क्वेश्चन देखें, पुरानी वीडियो में ही इसका समाधान देख के उसे मिलाकर देखिएगा। शायद 9 नंबर में हमें कुछ मानने की ज़रूरत नहीं थी, 8 नंबर में भी हमें कुछ मानने की ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ 8 नंबर में केवल छूट दिया गया था, प्रतिशत में दिया गया था, और कोई अंक नहीं दिया गया है, केवल छूट में दिया गया है। तो हमने इसका क्रय विक्रय जो भी है हमने 100 के आधार पर ही माना। इसका आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा, पुराने वीडियो। शायद हमने 7 रुपये में माना था। हमने यहाँ 7 नंबर में, हाँ 7 नंबर में देखिए 15% छूट दी गई है, क्योंकि 255 रुपये में छाता खरीदा, तो 255 रुपये तो क्रय मूल्य है, नहीं, हाँ क्रय मूल्य है। यदि छाता के निर्धारित मूल्य पर 15% छूट दी गई है
255 में दुकानदार में बेचा, हाँ, तो उसका ये विक्रय मूल्य है, दुकानदार का विक्रय मूल्य है, ठीक है। लेकिन निर्धारित मूल्य पर 15% छूट दिया गया। 255 में तो खरीदा था, लेकिन उससे पहले तो उसका निर्धारित मूल्य कुछ और था और उस निर्धारित मूल्य पर छूट दी गई है। अगर 100 था तो उस पर 15 रुपये छूट दी गई है, तो निर्धारित मूल्य कुछ और रहा होगा। तो जब निर्धारित मूल्य होगा ही नहीं तो हम 15% छूट नहीं निकाल सकते और उस छूट के आधार पर हम क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास जो निर्धारित मूल्य पर 15% छूट दी गई है, यानी कि जब निर्धारित मूल्य होगा तभी हम उसका 15% निकाल पाएंगे, इसलिए यहाँ पर निर्धारित मूल्य मानना पड़ेगा। तो इतना समझ में आ ही गया होगा कि जिस चीज़ को निकालना चाहते हैं उसको निकालने के लिए अगर हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत है और अगर वो क्वेश्चन में नहीं है तो हमें उसे मानना पड़ता है। उसी तरह से शायद 6 नंबर में भी हमने माना था। 370 रुपये में बेचे, सुप्रिया ने एक घड़ी खरीदी है, 370 रुपये में बेचा तो उसे जितना लाभ होगा 210 रुपये में उतना ही हानि होगी। ये 370 एक विक्रय मूल्य है और 270 भी विक्रय मूल्य है, लेकिन 370 में उसे लाभ होता है क्योंकि लाभ होता है और 210 में उसे हानि होती है। लेकिन लाभ और हानि दोनों बराबर है, यहाँ कहा गया है जितना लाभ होगा उतनी ही हानि होगी, ठीक है, यानी कि लाभ और हानि दोनों बराबर है। तो क्योंकि ये विक्रय मूल्य है, पहले लाभ वाले में जो विक्रय मूल्य है उसमें से लाभ घटाएंगे तो क्रय मूल्य निकलेगा, और यहाँ हानि वाले में हानि को जोड़ेंगे तो क्रय मूल्य निकलेगा। तो दोनों ही शर्तों में हमारा क्रय मूल्य निकल रहा है। तो उसके लिए हमारे पास लाभ और हानि दोनों को लाभ और हानि होगा तभी तो हम उसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। अगर लाभ और हानि नहीं होगा तो क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते, इसीलिए हमें लाभ और हानि पहले मानना पड़ा। तो इतना हमारा उदाहरण देना या समझाना काफ़ी होगा। तो हम आगे क्वेश्चन जो 11 नंबर से करना था आज हम स्टार्ट करते हैं। तो क्योंकि हमें 11 नंबर करना है तो 11 नंबर देखते हैं। यहाँ लिखा 1 रुपये में 12 सामान बेचकर 4% हानि होती है, तो 1 रुपये में कितना सामान बेचने पर 40% लाभ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हानि है और 1 रुपये में बेचता है, आपको साफ साफ नज़र आ रहा है 1 रुपये बेचता है, यानी कि विक्रय मूल्य है और प्रतिशत हानि है। तो विक्रय मूल्य और प्रतिशत हानि हो तो उसमें क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला आपके पास है, मैंने बताया है। सेम टू सेम 1 रुपया है हमारे पास, मतलब यहाँ पे दिया नहीं गया है, किताब में छपा नहीं था कि रुपये में कितना सामान बेचने पर कहा गया है, लेकिन यहाँ 1 रुपया होगा। यहाँ लिख लीजिएगा 1 रुपये में कितना सामान बेचने पर 40% लाभ होगा। यहाँ तो 12 सामान दिया है, लेकिन यहाँ पे कितना सामान वो नहीं दिया गया, हमें कितना सामान निकालना है, ठीक है। तो जो भी विक्रय मूल्य होगा, सामान की सही संख्या हमें पता हो तभी तो हम उसका विक्रय मूल्य बोल सकते हैं, इसलिए हमें सामान यहाँ मानना पड़ेगा। अब कितना सामान बेचा तो नहीं बोल सकते, अब अंदाज़न 1 रुपये में बेचा तो बोल दिया, ये तो बोल सकते हैं, लेकिन कितना सामान बेचा ये भी तो बताना पड़ेगा, तभी तो वो विक्रय मूल्य का सही हिसाब, 1 रुपये का सही हिसाब माना जाएगा। तो जिस तरह से 1 रुपया और 4% हानि पर हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, उसी तरह से 1 रुपया और 40% लाभ पर हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 12 सामान का क्रय मूल्य होगा और यहाँ पे जो सामान बेचा उसका क्रय मूल्य होगा, और दोनों ही शर्तों में हमें यहाँ पे ये पहले वाले में 1 सामान का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा और यहाँ भी हमें 1 सामान का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, और दोनों क्रय मूल्य को बराबर करके प्रश्न अनुसार करके हमें इसका समाधान करना होगा, क्योंकि हमें केवल कितना सामान बेचा गया उसको निकालना है, तो हमें प्रश्न अनुसार करके ही बनाना होगा। और हमें ऐसा तभी करना होगा जब दोनों तरफ क्रय मूल्य हम निकाल सकें, क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया गया है और दोनों तरफ विक्रय मूल्य समान ही है, तो हमें दोनों तरफ क्रय मूल्य निकालना होगा और क्रय मूल्य निकाल कर ही हमें बराबर करना होगा। तो अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई हो तो हम आगे कर सकते हैं।
तो क्वेश्चन आंसर हमने यहाँ लिखा है नंबर 11 का। 12 सामान का विक्रय मूल्य कैसा किताब में छपा हुआ है, 12 सामान का विक्रय मूल्य 1 रुपया, और यानी कि 1 रुपये में 12 सामान बेचने पर 4% की हानि होती है। तो हमने लिखा है यहाँ पर 4% हानि होने पर 12 सामान का क्रय मूल्य, ध्यान दीजिए 12 सामान का क्रय मूल्य अभी 4% हानि पर, तो प्रतिशत हानि और विक्रय मूल्य के आधार पर क्रय मूल्य निकालने का सूत्र हमने पहले बताया है। विक्रय मूल्य बट्टा 100 माइनस प्रतिशत हानि गुना 100। तो विक्रय मूल्य हमारा 1 रुपया है और 100 माइनस प्रतिशत हानि हमारा 4 रुपया है, यानी कि 100 माइनस 4, ये हमने लिख लिया। विक्रय मूल्य 1, 100 माइनस 4, 100 माइनस प्रतिशत हानि 4 गुना 100। शायद इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। 100 में 4 घटाएंगे हमारा होगा 96, और ये 100 एकम 100, 100 माइनस 4 96 रुपया। तो 100 माइनस 96 रुपया ये हो गया आपका 12 सामान का क्रय मूल्य। यहाँ आप लिख सकते हैं 12 सामान का क्रय मूल्य, क्योंकि दोनों तरफ क्रय मूल्य बराबर करना है। हमें 2 क्रय मूल्य चाहिए और दोनों तरफ सामान बराबर होने चाहिए। सामान बराबर होंगे और सामान बराबर सामान का समान क्रय मूल्य होगा, तभी तो बराबर माना जाएगा। तो जब 12 सामान का क्रय मूल्य निकल चुका है तो हमें एक सामान का क्रय मूल्य निकालना होगा। तो जब 12 सामान का क्रय मूल्य 100 माइनस 96 रुपया है, तो एक सामान का क्रय मूल्य, जब भी एक का मान निकालना हो तो इधर का पार्ट हमें नीचे लिखना पड़ता है, ठीक है। तो 100 माइनस 96 तो पहले ही भिन्न में है, तो क्योंकि इसे नीचे लिखना है तो हम नीचे वाले ऊपर में जो भिन्न होता है उसके हर के नीचे, उसके हर के साथ ही इसे गुना लिखा जा सकता है। तो 96 गुना 12 हमने लिख दिया है। अगर आप इससे पहले के सूत्र अनुसार लिखें तो इसे हम ऐसे लिख सकते थे 100 माइनस 96 ये बड़ा बटा 12, ठीक है। तो इसके नीचे 1 माना जाता है क्योंकि बड़ा बटा है। तो इस गुना हमें गुना में चेंज करते हैं, तो ये गुना में चेंज होगा, ये 12 इसी के साथ रहेगा और ये एक ऊपर चला जाता है, तो 100 के साथ गुना होगा। तो हमें 100 के साथ एक गुना को लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल ये 12 इसके साथ गुना होगा 96 गुना 12। तो ये आप समझ ही चुके हैं, तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो हमारे पास एक सामान का क्रय मूल्य ये है, ठीक है। जब एक सामान का क्रय मूल्य निकल चुका है तो अब हमें दूसरे शर्त में हमें एक सामान का क्रय मूल्य निकालना होगा। अब दूसरे शर्त में तो सामान का मान दिया ही नहीं गया है, तो हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्रय मूल्य निकालना है तो सामान तो हमें सही होना चाहिए। तो 40% लाभ के लिए माना 1 रुपये में एक सामान बेचा, ध्यान दीजिएगा 40% लाभ के लिए माना 1 रुपये में एक सामान बेचा, ठीक है। तो हमारे पास सामान तो सही है, तो एक सामान का विक्रय मूल्य 1 रुपया, एक सामान का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपया। तो अब निकाल सकते हैं 40% लाभ पर एक सामान का क्रय मूल्य। फॉर्मूला वही है, विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस प्रतिशत लाभ गुना 100, वही फॉर्मूला। 100 एकम 100 और 100 और 40 हमने जोड़ दिया 140। तो एक सामान का क्रय मूल्य 100 बटा 140। अब इसके पहले हमने एक सामान का क्रय मूल्य निकाला था, तो यहाँ भी हमें एक सामान का क्रय मूल्य निकालना होगा। क्योंकि एक सामान का क्रय मूल्य ये है, ध्यान दीजिएगा मैंने x कहा, x सामान का क्रय मूल्य 100 बटा 140 है, तो एक सामान का क्रय मूल्य 100 बटा 140 गुना x, ये x नीचे चला जाएगा, ये समझाने की ज़रूरत नहीं है शायद। जो भी एक का मान निकालना होता तो ये नीचे ही जाता है, तो x हमारा यहाँ नीचे चला गया 140 गुना x। अगर आप इसे विस्तार से लिखना चाहें तो ये कुछ इस तरह से था 100 गुना 140 बटा x, जैसा इसके पहले हमने निकाला था यहाँ पर 100 बटा 96 गुना 12, उसी तरह
उसी तरह से यहाँ भी वही होगा, 100/140x, ये x इसी के साथ गुना होगा और इसके नीचे का 1 ऊपर चला जाएगा 100 के साथ गुना। तो इसे समझने की जरूरत नहीं है। एक सामान का क्रय मूल्य यहाँ पे है, एक सामान का क्रय मूल्य ये है, ये 40% पर एक सामान का क्रय मूल्य है, और ये हानि पर 4% हानि पर ये क्रय मूल्य है। तो दोनों तरफ एक सामान का क्रय मूल्य दिया गया है, तो दोनों को बराबर किया जा सकता है। प्रश्न अनुसार 100/140x हमने इधर लिखा और 100/96 गुना 12 हमने इधर लिखा। अब ये दोनों क्रय मूल्य बराबर हैं, तो हमें केवल x का मान निकालना है। इसलिए x को हमने, अगर x को उधर ले जाएं तो ये x इधर के नंबर के साथ गुना होगा तो वो ऊपर चला जाएगा, इसलिए x हमने यहाँ ऊपर लिखा है। लेकिन ये 100 ऊपर में है तो नीचे जाएगा, जो हमने यहाँ लिखा है। और ये 96 गुना 12 जो कि नीचे है, बराबर के उधर जाएगा तो 96 गुना 12 ऊपर जाएगा। और ये 100 पहले से था, और ये 140 को हम नहीं ले गए कहीं भी, क्योंकि वो जहाँ पर है वही रहेगा। केवल x को अलग किया जो उधर चला गया, यहाँ पे x अलग करके ऊपर चला गया ये वाला। तो अगर ये समझ में आ गई हो तो आपको केवल इसे काटाकाटी करना है, तो हम काट सकते हैं। ये 100 और 100 कट गया, और ये 12 एकम 12, ये 14 है ना, 12 एकम 12, 2 बचा 13 14, यानी कि 2 बचा, 2 और 4 12 दूना 24, ठीक है। फिर 12 8 96, तो सब कट गए हैं, केवल ये 8 बचा। तो इसीलिए x बराबर 8 रुपया हमने निकाल के रखा है। यानी कि 1 रुपये में 8 सामान बेचने पर 40% लाभ होगा, ठीक है। तो ये 11 नंबर का आंसर निकल चुका है। अब 12 नंबर करते हैं। 12 नंबर में रमा बुआ ने 2 साड़ियाँ तैयार करके एक को 15% और दूसरे को 20% लाभ पर बेचा। उनका कुल लाभ 262.50 यानी कि 50 रुपये है। और साड़ियों के उत्पादन व्यय का अनुपात 1:3 है। तो प्रत्येक साड़ी का उत्पादन व्यय ज्ञात करें। उत्पादन व्यय यानी कि उसके उत्पादन में खर्च, और जब भी उत्पादन में खर्च कहा जाए तो हमें उसे क्रय मूल्य मानना पड़ेगा, क्योंकि उत्पादन व्यय निकालने को कहा गया है दोनों साड़ियों का नहीं, हाँ प्रत्येक साड़ी का कहा गया है। यानी कि एक एक साड़ी का क्रय मूल्य क्या है ये निकालना है। तो दोनों साड़ियों का व्यय का अनुपात यानी उत्पादन व्यय यानी क्रय मूल्य का अनुपात जो दिया गया है 1:3 दिया गया है। यानी कि दोनों साड़ियों का उत्पादन व्यय अलग अलग है। पहले साड़ी का क्रय मूल्य कम है और दूसरे साड़ी का क्रय मूल्य ज़्यादा है। इस तरह के अनुपात में एक उदाहरण बताना चाहूँगा। मान लेते हैं एक साड़ी का दाम 11 रुपये है, दूसरी साड़ी का 33 रुपये। अगर हमें उनका अनुपात निकालना है तो दोनों को बराबर बराबर काटते हैं। 11 एकम 11, 11 से 33, दोनों 11 से कट गया, तो उनका अनुपात 1:3 है, ठीक है। ये हम मान रहे हैं, मान कर चलते हैं। तो अगर ये तो अनुपात है, अनुपात के जरिए अगर फिर से हमें क्रय मूल्य निकालना हो, यानी कि फिर से यही निकालना हो, तो हमें इन्हें दोनों को 11 से गुना करना पड़ेगा। 11 एकम 11, 11 से 33, तो ये जो एक्स्ट्रा 11 हमने निकाला तो मान सकते हैं कि ये पहले तो नहीं था, हमारे पास केवल अनुपात था। तो ये 11 तो हमें मानना पड़ रहा है, तब जाके हमारा ये क्रय मूल्य निकल रहा है। मतलब कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा, जो दोनों से गुना करके ये अनुपात ये सही मान निकलेगा। तो ऐसा कुछ हम 11 नंबर तो नहीं मान सकते, इसीलिए हमें 11 के आधार पर हमें x मानना पड़ेगा दोनों से गुना करके, और हमें दोनों का क्रय मूल्य मानना पड़ेगा। इसी 1 से गुना करेंगे x तो ये केवल 1x होगा, और 3 से गुना करेंगे तो ये 3x होगा, ठीक है। तो ये पहले का क्रय मूल्य x रुपया और दूसरे का क्रय मूल्य 3x रुपया। तो ये समझ में आ चुका है। तो शुरू करते हैं।
तो प्रश्न अनुसार हमने यहाँ लिखा है दोनों साड़ी का उत्पादन व्यय का अनुपात 1:3 है। इसीलिए हमने लिखा माना प्रथम साड़ी का क्रय मूल्य 1 गुने x रुपया और दूसरी साड़ी का क्रय मूल्य 3x। हमें ये 1 गुने x लिखने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट x लिखते तो भी चलता। सवाल में दिया गया है कि एक को 15% लाभ पर और दूसरे को 20% लाभ पर बेचा गया है। तो अगर लाभ हो और क्रय मूल्य हो, ठीक है, तो उसका एक चीज़ है जो 20% लाभ पर बेचा, यानी 15 और 20% लाभ पर बेचा, तो कुल लाभ 262.50 रुपया है। यानी कि यहाँ कुल लाभ दिया गया है, तो हमारे पास 15% लाभ और ये प्रतिशत लाभ जो निकालेंगे वो इसके बराबर होगा। यानी कि हमें केवल लाभ निकालना होगा, कोई क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्रय मूल्य तो अभी निकाला हमने अभी, तो हमें लाभ निकालना होगा। तो हमें जो क्रय मूल्य अभी माना x, ये पहले साड़ी का x का, इसका क्रय मूल्य x रुपया और इसका क्रय मूल्य 3x, तो दोनों पर हमें लाभ निकाल कर जो कुल लाभ होगा उसे जोड़कर इसके बराबर मानना पड़ेगा। तो करके दिखाते हैं। तो हमारे पास क्रय मूल्य तो निकल चुका है। तो प्रथम साड़ी का लाभ बराबर x का 15%, ये देखिए ये क्रय मूल्य है, ये पहले साड़ी का क्रय मूल्य x रुपया, उसका 15% 15x/100 रुपया। तो ये जो 15x/100 रुपया है ये लाभ है, ठीक है, ये पहले साड़ी का लाभ है। उसी तरह से द्वितीय साड़ी का लाभ 3x, उसका क्रय मूल्य 3x है, दूसरे साड़ी का क्रय मूल्य 3x है, उसका 20% लाभ हुआ है। ये 60x, मतलब यहाँ कुछ हम काट नहीं रहे हैं, तो 20 या 60x/100, यहाँ भी काट सकते थे और यहाँ भी काट सकते थे, लेकिन हमने काटा नहीं सुविधा के लिए। तो दोनों साड़ी का कुल लाभ, तो कुल लाभ क्योंकि दोनों साड़ी का लाभ ये और ये है दोनों, तो कुल लाभ निकालने के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा, इसलिए 15x/100 प्लस 60x/100, ये दोनों साड़ी का अलग अलग लाभ है। यहाँ पे कॉमन आप देखेंगे तो दोनों में 15 कॉमन है, क्योंकि ये 15 चौके 60 होता है, तो इसमें भी 15 और इसमें भी 15 कॉमन है, x भी कॉमन है और 100 भी कॉमन है। तो 15x और 100 हमने कॉमन लिया, तो 15x और 100 जब यहाँ बाहर निकल गया तो बचा केवल 1, तो 15 चौके 60, यहाँ केवल बचा 4, 100 तो निकल चुका है, x भी निकल ही चुका है, तो यहाँ केवल x 1 + 4 बचा। तो 4 और 1 को जोड़ा हमने 5 हुआ, 4 और 1 और 5, और बचा केवल 15x। एक्चुअली यहाँ काट कर हुआ, हम इसे काट देते हैं, 5 या 15, 5 × 10 0, या 3/20 बचा, वही 3/20 ये है, ठीक है, और ये 4 और 1 5। तो दोनों साड़ी का मूल्य ये भी कटेगा, 5 चौके 20, तो 3x/4, तभी ये कुल लाभ बराबर 3x/4 हो गया, ठीक है। तो ये कुल लाभ है, तो ये कुल लाभ और जो सवाल में कुल लाभ दिया गया है वो दोनों बराबर होगा। प्रश्न अनुसार 3x/4 ये कुल लाभ है और प्रश्न में दिया गया है 262.50 रुपया, ये दोनों क्रय मूल्य है, सॉरी दोनों लाभ है। जब दोनों लाभ है तो हम यहाँ पर x का मान निकल सकता है। x का मान निकालना है तो ये जो 3 है इसके नीचे जाएगा, जो कि नीचे लिखा है, और ये जो 4 है वो ऊपर जाएगा, जो गुना 4, ठीक है। अब इसे काट सकते हैं, ये 3 से ही कटेगा, यहाँ 26 है, 26 है तो 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 24, तो 25 26 2 बचा, यानी कि 2 और 2 22, यानी कि 3 × 7 = 21, यहाँ दशमलव है 21, 21 के बाद यहाँ 15 है, यानी कि 21 और 1 22, 1 बचा और 5 15, यानी कि 3 × 5 = 15, 3 से इतना कट गया और बचा केवल 0, ठीक है। तो ये पूरा कट गया है, तो यहाँ 4 से गुना करेंगे, 4 0 0, 4 25, यहाँ मैं गुना करके दिखाता हूँ,
4 शून्य शून्य, ठीक है, शून्य का 0, 4 5 20, 20 का 0, हाथ में 2, दशमलव, 4 7 28 29 30, 30 का 0, हाथ में 3, 4 8 32, 32 3 35, ठीक है, 350। तो इसी को हमने 350 लिखा है, क्योंकि ये दशमलव के बाद 0 है तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 350 रुपया निकल चुका है, ठीक है। तो एक्स हमने यहाँ पे सवाल में जो था, प्रथम साड़ी का क्रय मूल्य 100 रुपया, ये 100 रुपया है, तो एक्स का मान 350, यानी कि प्रथम साड़ी का मूल्य 350 है, लेकिन द्वितीय साड़ी का क्रय मूल्य 3x है, यानी कि इसी x में 3 गुना करेंगे, x में 3 गुना करेंगे तो निकल जाएगा। लिखते हैं, प्रथम साड़ी का मूल्य 1 गुने x, यानी कि 350, द्वितीय साड़ी का क्रय मूल्य 3x, तो x का मान तो 350 है और 3 का 3 है, तो इनको गुना करेंगे, 3 शून्य शून्य, 3 5 15, 15 का 5, हाथ में 1, 3 3 9 और 1 10, यानी कि 1050। द्वितीय साड़ी का क्रय मूल्य 1050 रुपया निकल चुका है। अब सीधे अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर। एक व्यक्ति ने 2 रुपये में 15 की दर से कुछ लाजंस खरीदे, ठीक है। सवाल पे ध्यान दीजिएगा, 2 रुपये में 15 की दर से, यानी कि 2 रुपये में 15 करके मिलता था, उतना करके मिलता था, तो उसने कुछ लाजंस खरीदे। कितना खरीदा यह नहीं बताया गया है, तो इतना ही बताया गया है कि 2 रुपये में 15 करके मिलता था, तो उस हिसाब से उसने कुछ लाजंस खरीदे। कितना खरीदा नहीं है। उन्होंने आधे 5 रुपये की दर से और शेष आधे को 10 रुपये की दर से बेचा, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ पढ़ने पर ऐसा लगता है कि उसने आधे लाजंस को 5 रुपये की दर से बेचा है और शेष आधे को 10 रुपये की दर से बेचा है। तो शेष आधे कहने से बाकी बचे हुए लाजंस जैसा लगता है। तो यहाँ पे सवाल में थोड़ा मिस्टेक है। मैंने इसी सवाल के आधार पर ये सवाल को करने में पूरा 1 दिन लगा दिया, लेकिन इसका आंसर ही नहीं मिला, मतलब निकला ही नहीं। फिर मैंने दूसरा बुक चेक किया बांग्ला का, तब मुझे समझ में आया कि यहाँ सवाल में गड़बड़ है, और वो गड़बड़ को मैंने सुधार कर लिखा है। तो गड़बड़ ये देखिए, सुधार कर मैंने जो लिखा है, एक व्यक्ति ने 2 रुपये में 15 की दर से कुछ लाजंस खरीदे, ये तो ठीक है। उन्होंने पहले से आधे रुपये में, सवाल ये है मतलब पहले जितना में ख़रीदा था उससे आधे रुपये में, तो पहले तो 2 रुपये में ख़रीदा था, तो उससे आधे रुपये यानी कि 1 रुपये में 5 की दर से, यानी कि आधे रुपये में, यानी कि 1 रुपये में 5 की दर से। पहले तो उसे मिला था 2 रुपये में 15 की दर से, लेकिन अब वो 1 रुपये में, यानी कि यहाँ 1 रुपये नहीं लिखा है, पहले से आधे रुपये में 5 की दर से आधे लाजंस को बेचा और आधे रुपये में 10 की दर से शेष लाजंस को बेचा। यानी कि जितना भी लाजंस लिया था उसने, उसमें से आधे लाजंस को पहले से आधे रुपये में, यानी कि 1 रुपये में 5 करके बेचा। ठीक है, सवाल पे ध्यान दीजिएगा। फिर जो बाकी बचा लाजंस था उसे भी वो आधे दाम करके बेचा, पहले से आधे रुपये में, लेकिन 10 करके बेचा, आधे रुपये में 10 करके बेचा। तो जितना भी बेचा उसमें लाभ या हानि का प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो यहाँ पूरे क्वेश्चन में जिस लाजंस की बात की गई है, तो पहले तो 15 की दर से कुछ लाजंस खरीदे, कुछ लाजंस दिया गया है लेकिन कितना वो नहीं बताया गया है। तो जब वो होगा तभी ये क्वेश्चन का पूरा हो सकता है। जब वो लाजंस है ही नहीं तो नहीं निकल सकता है। तो कहने का मतलब हमें लाजंस को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने लिखा है, माना उसने एक लाजंस खरीदा। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है 2 रुपये में 15 की दर से एक्स लाजंस खरीदा। ठीक है, तो 15 लाजंस का क्रय मूल्य 2 रुपया, जो उसने 15 लाजंस, क्योंकि दर
दर के हिसाब से 15 लाजेंस का क्रय मूल्य 2 रुपया दिया गया है। तो एक लाजेंस का क्रय मूल्य 2/15। एक का जब भी निकालना हो तो इसे नीचे लिखते हैं, ठीक है। फिर एक्स लाजेंस का क्रय मूल्य। अब एक्स तो ज़्यादा है, एक का मान निकलने के बाद यार पढ़ाते पढ़ाते गला सूख गया था पानी पिया। ओके, तो मैं कह रहा था एक लाजेंस का क्रय मूल्य 2/15। ये तो एक का सामान है, मतलब एक का है, तो एक से ज़्यादा का मान जब भी निकालना हो तो गुना करना पड़ता है। अब एक्स लाजेंस का क्रय मूल्य, एक्स लाजेंस का क्रय मूल्य तो हमें इससे गुना करना पड़ेगा। 2/15 में एक्स गुना किया 2x/15, तो एक्स लाजेंस का क्रय मूल्य हमारे पास है, ठीक है। अब आगे, अब मेरे सवाल के अनुसार जैसा मैंने कहा कि उसने आधे रुपए में 5 की दर से आधे लाजेंस को बेचा, ठीक है। पानी पी के गैस हो जाता है, क्या छोड़ो। तो आधे लाजेंस को बेचा कहने का मतलब आधे लाजेंस यानी कि जो पहला लाजेंस है एक्स जो उसने लिया था उसका आधा करने के लिए तो हमें 2 से भाग करना पड़ता है, इसलिए x/2 लाजेंस, यानी कि जो वो बेचेगा दोनों तरफ आधे रुपए में 5 की दर से और आधे रुपए में 10 की दर से आधा आधा बेचा, ठीक है। तो x/2 लाजेंस को सबसे पहले वो आधे रुपए में 5 की दर से बेचेगा और बाकी जो आधा बचा उससे वो आधे रुपए में 10 की दर से बेचेगा, ठीक है ना। तो उसने जो 5 लाजेंस बेचा यानी 5 लाजेंस का विक्रय मूल्य, तो पहले का आधा मैंने कहा था यानी कि 2 रुपये, पहले 2 का आधा ये है, आधा 1/2 होता है, यानी कि 2 का आधा यानी कि 2 कट जाता है यानी 1 रुपया, 2 का आधा 1 रुपया, यानी कि 5 लाजेंस का विक्रय मूल्य 1 रुपया। तो एक लाजेंस का विक्रय मूल्य 1/5, क्योंकि उसने बेचा है तो हमें विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो एक लाजेंस का विक्रय मूल्य 1/5, तो उसने जो x/2 यानी कि पहले के लाजेंस का आधा लाजेंस बेचा उसका विक्रय मूल्य x/2 लाजेंस का विक्रय मूल्य, ये तो गुना करना पड़ेगा x/2 का, क्योंकि यहाँ एक का मान निकला है, x/2 जो तो ज़्यादा होगा, तो उसका विक्रय मूल्य 1/5 गुना x/2, तो ये 1 से कम 1 x और 5 दूना 10 यानी कि x/10 रुपया, ये x/2 लाजेंस का विक्रय मूल्य है। फिर दूसरी उसके बाद में दिया गया है 10 लाजेंस का विक्रय मूल्य 1 रुपये में, क्योंकि यहाँ पे 2 का आधा 1 रुपया था, तो उसने 10 रुपये बाकी आधे को भी तो 10 लाजेंस प्रति 1 रुपये में बेचा था, मतलब आधे दाम में, पहले से आधे दाम में, इसलिए यहाँ भी उसका 2 का आधा यानी कि 1 रुपया होगा, यानी कि 10 लाजेंस का विक्रय मूल्य 1 रुपये में बेचा, तो एक लाजेंस का विक्रय मूल्य 1/10। तो बाकी बच्चा लाजेंस जो था x/2, ये x/2 ये भी आधा है, ये भी x/2 है, ये भी आधा है, तो दोनों आधा आधा मिलकर तो x होगा, ठीक है। तो x/2 बाकी बचा हुआ लाजेंस है, तो उसका विक्रय मूल्य बराबर 1/10 में गुना करना पड़ेगा, x/2 x एकम x और ये 10 दूना 20 x/10। तो ये दोनों जो पहले बेचा 5 की दर से है ना, मतलब आधे रुपए में 5 की दर से, यानी कि 1 रुपये में 5 की दर से, ये उसका विक्रय मूल्य है, और ये 1 रुपये में 10 की दर से ये उसका विक्रय मूल्य है x/20, ये विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, क्योंकि हमें टोटल विक्रय मूल्य पता होगा तभी तो हम लाभ निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें कुल x लाजेंस का कुल विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों था आधे आधे का विक्रय मूल्य था, तो कुल लाजेंस तो x था, तो विक्रय मूल्य x/10 पहले का और x/20 दूसरे का, तो x/10 और x/20 इन दोनों को जोड़ना होगा, ये 10 और 20 का लसा 20 होगा, फिर 10 से भाग करेंगे, 10 दूना 20, 2 बार में वो 2 और x गुना होगा 2x,
और इसका तो आपको पता है 20 एकम 20 यानी कि 1x, तो 2x प्लस 3 वो 2x प्लस 1x 3x बाई 20, ये 20 का 20 ही, तो ये 3x बाई 20 कुल x लाजेंस का कुल विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो अब विक्रय मूल्य है हमारे पास और क्रय मूल्य, एक्स लाजेंस का क्रय मूल्य हमने पहले निकाला था। यहाँ पर एक्स लाजेंस का क्रय मूल्य ये था, तो जब एक्स लाजेंस का क्रय मूल्य और एक्स लाजेंस का विक्रय मूल्य है हमारे पास ये, तो अब लाभ निकाल सकते हैं, क्योंकि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाना पड़ेगा। तो विक्रय मूल्य ये रहा और क्रय मूल्य ये रहा, तो कुल लाभ निकालना है तो घटाना है। अब 20 और 15 का लसा, 20 और 15 का लसा 60 होगा। 20, तो हम यहाँ पे घटा रहे थे विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य। 20 और 15 का लसा 60 ही होगा। 20 या 60 होगा, 3 बार में जाता है, वो 3 बार में जाता है और वो 3 ऊपर वाले 3 से गुना होगा, 3 या 9x। ठीक है, और ये 15 से 60 4 बार में जाता है, 15 चौके 60, तो 4 बार में जाता है, तो वो 4 और ये 2, 4 दूना 8x, 9x और 8x घटाएंगे तो केवल 1x बचेगा, तो यहाँ पे 1x है और ये 60 x बटा 60, तो कुल लाभ बराबर 160। क्योंकि क्वेश्चन में प्रतिशत लाभ निकालने को कहा गया है, तो ये लाभ निकालने के बाद हमारे प्रतिशत निकालना है, और प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हमें लाभ को ऊपर करना होगा, क्रय मूल्य को नीचे। तो x बाई 60 कुल लाभ है, लाभ बटा क्रय मूल्य 2x बाई 15, ये क्रय मूल्य है 2x बाई 15 गुना 100। अब क्योंकि ये बड़ा बटा है, मैं तो इसे बड़ा बटा ही कहता हूँ, तो इसमें ये गुना में चेंज होगा और ये 15 ऊपर चला जाएगा, 2x नीचे आएगा। तो x बाई 60 को हमने ऊपर ही लिखा, 15 को हमने ऊपर लिखा और 2x को हमने नीचे लिखा। इसमें ये 15 और ये 60 कट जाएगा, 15 चौके 60, इसके पहले भी हमने काटा था, और यहाँ पे 4 दूना 8 बचा, तो इससे हम और थोड़ा, ये पूरा ही कटा है, इसे और थोड़ा काट सकते हैं। ये x भी कट जाएगा, ये 2 से ये कटेगा, 2 × 5 = 10 और 2 शून्य 0, फिर ये 4 से नहीं कटेगा, 2 दूना 4 और ये 25 दूना 50, बचेगी कुल 25 बटा 2। अब 25 बटा 2 को अगर आप भाग करेंगे, मैं यहीं पे अगर करना चाहूँ, सबसे पहले यहाँ पे 2 है तो 2 एकम 2, और यहाँ पे 4 है तो 2 दूना 4, बचा केवल 1 बचा, तो और भाग नहीं जाएगा, केवल 1 भाग से बचा है, तो 1 ऊपर लिखा बटा 2, क्योंकि 2 नीचे है तो 2 ही लिखना पड़ेगा, तो 12.1/2%। यह हो गया आपका प्रतिशत लाभ। ठीक है, तो हमारे पास ये जो 13 नंबर का भी हो चुका है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अफसर चाचा ने लकड़ी की 2 कुर्सियां बनाई और प्रत्येक का मूल्य 1250 रुपये निर्धारित किया। एक कुर्सी वे 8% छूट पर बेचकर 15% लाभ पाया, और यदि दूसरी कुर्सी को 1120 रुपये में बेची तो उन्हें कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगी। अफसर चाचा हैं, 2 कुर्सियां बनाई, प्रत्येक का मूल्य, यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक का मूल्य कहा है, यानी कि एक एक कुर्सी का मूल्य 1250, दोनों का कुल मूल्य नहीं है, एक एक कुर्सी का मूल्य है। एक को 1250 में बेचता है, दूसरे को भी 1250 में बेचता है, तो निर्धारित मूल्य क्या, बेचा नहीं है, निर्धारित क्या है, 1250 रुपये निर्धारित किया है प्रत्येक का। ठीक है, यानी कि बेचा किसी और दाम में। एक कुर्सी वे 8% छूट पर बेचता है, निर्धारित मूल्य तो 8% छूट पर बेचा पहले को, लेकिन 15% लाभ पाया, तो 8% छूट, तो वो जो 1250 रुपये निर्धारित किया है उस पर छूट पाया है, तो हमारे पास निर्धारित मूल्य है और छूट भी है, तो इसके आधार पर हम विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं। 8% छूट यानी कि 100 में 8 यानी कि 92, तो 92% करके विक्रय मूल्य निकलेगा, निकाल सकते हैं।
और 15% लाभ दिया गया है। अब जब लाभ दिया गया है और जब विक्रय मूल्य यहाँ से निकलेगा तो विक्रय मूल्य और लाभ के आधार पर 15% लाभ पर हम उसका क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो क्रय मूल्य सबसे पहले निकालना होगा, लेकिन उसके पहले हमें 8% छूट निकालना होगा। तो करके देखते हैं। और एक पॉइंट, दूसरी कुर्सी को 1120 रुपये में बेचा। यहाँ विक्रय मूल्य सीधे सीधे दिया गया है, पहले वाले में नहीं दिया गया है। पहले कुर्सी का विक्रय मूल्य नहीं दिया गया है, केवल छूट दिया गया है, तो उसके आधार पर हमें विक्रय मूल्य निकालना होगा। पर यहाँ पे विक्रय मूल्य पहले दिया गया है। लेकिन एक चीज़ है जो दोनों में कॉमन है, दोनों कुर्सी में, दोनों कुर्सी का निर्धारित मूल्य सेम है और क्रय मूल्य भी सेम ही होगा, क्योंकि दोनों कुर्सी जो उसने बनाया तो दोनों को सेम दाम में ही बनाया होगा। तो दोनों का क्रय मूल्य समान होगा, इसलिए हमें दोनों कुर्सी का क्रय मूल्य समान मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ से जो पहले वाले से जो हम क्रय मूल्य निकालेंगे तो दूसरे वाले का क्रय मूल्य भी समान होगा। तो क्रय मूल्य निकालते हैं। तो प्रत्येक कुर्सी का निर्धारित मूल्य 1250 रुपया दिया गया है, निर्धारित मूल्य है, और जो छूट दिया गया है इसी पे दिया गया है, निर्धारित मूल्य पे। तो पहली कुर्सी में 8% छूट होने पर विक्रय मूल्य 8% छूट दिया है, तो उसका विक्रय मूल्य छूट होगा 92%। तो मैंने डायरेक्ट घटा कर लिखा है 100 में 8 92, तो 1250 का 92% होगा। इसे काट देते हैं, काटना होगा, ये शून्य कटा, और ये 5 9 10, और ये 5 9 10 5 25 25 25 125, और ये कटेगा 2 से, 2 चौके 8 और 2 छक 12, ठीक है, 2 चौके 8 2 छक 12, हाँ ठीक है। अब 46 और 25 को गुना करेंगे, तो क्योंकि 25 25 125 होता है, तो 25 छक के 150 होना चाहिए। तो 25 छक के 150, 150 का 0 हाथ में 15 होगा, और 25 चौके 100 होता है, 100 और उधर का 15 यानी कि 115। तो इसीलिए 115 हमने पहले से लिखा हुआ है फिर भी, ठीक है। तो ये जो है पहली कुर्सी में छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य है, ध्यान दीजिएगा, 1150 विक्रय मूल्य है। तो हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। कुर्सी का क्रय मूल्य बराबर कुर्सी का दोनों कुर्सी का क्रय मूल्य समान ही है, इसलिए हमने केवल कुर्सी का क्रय मूल्य निकाला कहा है, पहली दूसरी नहीं लिखा है। तो फॉर्मूले अनुसार विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस प्रतिशत लाभ गुना 100 ऐसा होता है। इसलिए विक्रय मूल्य 1150, 100 प्लस प्रतिशत लाभ 15 यानी कि 115 गुना 100। इसे काट सकते हैं, देखिए ये भी 115, ये भी 115, यानी कि 115 एकम 115, और ये 0 115 0 0, और ये 10 0 0 10 0 0 10 एकम 10, यानी कि दोनों कुर्सी का क्रय मूल्य 1000 रुपया, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख भी दिया है प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य 1000 रुपया, ठीक है। तो पहली कुर्सी का लाभ, क्योंकि पहली कुर्सी का विक्रय मूल्य हमने यहाँ पे निकाला 1150 और उसका क्रय मूल्य ये है, तो लाभ निकल जाएगा। तो पहली कुर्सी का लाभ बराबर 1150 माइनस 1000 यानी कि 150 रुपये, इसे घटा कर देखिएगा 150 रुपये। वहीं पे दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य 1120 रुपया, वहाँ किताब में ही दिया गया है, दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य 1120 रुपये। तो दूसरी कुर्सी का लाभ बराबर 1120 माइनस 1000, इन्हें घटाएंगे तो 120 निकलेगा। तो दोनों लाभ निकल चुका है, एक लाभ है 150 रुपये और एक लाभ है 120 रुपया। तो कुल लाभ हमें निकालना पड़ेगा। तो कुल लाभ बराबर 150 प्लस 120, इन्हें जोड़ेंगे तो 270 रुपया होगा। दोनों कुर्सी का क्रय मूल्य, क्योंकि एक का क्रय मूल्य 1000 था, प्रत्येक का क्रय मूल्य 1000 था, तो दो कुर्सी का क्रय मूल्य 2000 होगा। क्योंकि दोनों का लाभ हमने लिखा है तो हमें दोनों का क्रय मूल्य निकालना होगा। यार बाहर बारिश हो रही है। खैर मैं यही कर रहा था, 2 मिनट में आ जाऊँगा। 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 2 मिनट में आ जा
उन्हें कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ ये निकालने को कहा गया है 14 नंबर में। कुल कहा गया है, इसीलिए हमने कुल लाभ और कुल क्रय मूल्य निकाला। तो हमारे पास कुल क्रय मूल्य और कुल लाभ निकल चुका है। तो हमारे पास प्रतिशत लाभ निकालने का फॉर्मूला तो पता ही है, कुल लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, ये पता ही है। तो इन्हें काट के देखते हैं। चाकू लिया, चाकू से हमने इसे काटा, ये 2 शून्य ये 2 शून्य कट गए, ये 1 शून्य कट गए। अब ये 27/2 है, तो ये 2 एकम 2 ये और बचा 7, 2 3 6, फिर भी 1 बच गया। 1 बच गया तो 1 और भाग नहीं जाएगा, इसलिए वो पूर्णांक में ऊपर गया और 2 नीचे आया, क्योंकि ये 2 बचा है तो 2 को ही लिखना पड़ेगा, इसलिए 13/1/2। हालांकि आपको भाग करना आता है तो इतना ही निकलेगा, नहीं आता है तो कर लीजिएगा। दूसरे मैं एक करके दिखाता हूँ। 27/2 था ना, 2 से भाग करना था, 2 एकम 2, 7 उतरा, 2 3 6, 7 6 घटा 1, ये और भाग नहीं जाएगा, तो हम इससे 13 पूर्णांक इस 1 को ऊपर लिख सकते थे, 2 को नीचे लिख सकते थे, तो ये आंसर माना जा सकता है। लेकिन फिर भी ये और एक किया जा सकता है, यहाँ दशमलव में देखिए 0 लगाया, 2 बचे 10, ये तो ये 13.5 या 13.1/2, ये भी आंसर दोनों माना जा सकता है। तो आप किसी को भी लिख सकते हैं, इसीलिए हमने दोनों आंसर को लिखा है, 13.1/2 और 13.5। ठीक है, अब ज़्यादा टाइम नहीं है तो सीधे सीधे आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में एक विशेष प्रकार की कलम का निर्धारित मूल्य 36.50 रुपया है, ये निर्धारित मूल्य है। ठीक है, तो रफीक चाचा शुभम को एक कलम 2.90 रुपये की छूट देकर बेचते हैं। मतलब उन्होंने जो छूट दिया 2.90 रुपये में, ध्यान दीजिए कि यहाँ प्रतिशत में छूट नहीं दिया है, मतलब सीधे उसने 2.90 में छूट दिया, यानी कि 36.50 में इसे घटाएंगे तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा। ठीक है ना, मतलब हमारे पास अभी विक्रय मूल्य निकल गया। फिर 12% लाभ है, एक चीज़ है जो क्वेश्चन में क्रय मूल्य नहीं है, तो 12% लाभ है और विक्रय मूल्य भी जो अभी हमने निकालेंगे, तो उसके आधार पर हम क्रय मूल्य तो निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला हमें पता है। फिर से यदि उसी प्रकार की एक और कलम है, वो मीठा को 34.50 रुपये बेचते हैं। देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य सीधे सीधे दिया हुआ है, यहाँ नहीं दिया था, यहाँ पहले निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 34.50 रुपया, ये विक्रय मूल्य है, और यहाँ भी उसका क्रय मूल्य निकल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इतना तक जो दिया गया है, यहाँ तक 12% लाभ तक, ये क्रय मूल्य निकालने के लिए था। क्रय मूल्य निकालने के बाद ये विक्रय मूल्य से लाभ निकलेगा। उन्हें कितना प्रतिशत लाभ हुआ, तो जो उसने मीठा को जो बेचा, मीठा को बेचने पर कितना लाभ हुआ वो चीज़ निकालना है। और शुभम को बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होगा वो तो पहले से दिया हुआ है, तो यहाँ जो दूसरा प्रतिशत लाभ निकालने को कहा गया है वो मीठा को बेचने पर। तो ठीक है, समझ गए तो ये छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा ये पहले निकालना होगा, तो निकालते हैं। तो कलम का निर्धारित मूल्य 36.50 रुपया, निर्धारित मूल्य पर छूट 2.90 रुपया, तो कलम का विक्रय मूल्य बराबर 36.50 माइनस 2.90। जो भी छूट है उसे घटाएंगे तभी तो विक्रय मूल्य निकलेगा, इसलिए हमने घटाया 0 ये 5 और 9 है, ये 5 क्योंकि ये वाले संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ से 1 लिया 15, 15 से 9 घटाया 6, यहाँ बच गया 5, 5 से 2 घटाया 3, यहाँ बचा 3 या 3, क्योंकि 3 से घटाने के लिए कुछ है नहीं। आप इसे घटा कर देखिएगा, इतना ही निकलेगा। ठीक है, दशमलव देना मत भूलिएगा, 33.60 रुपया, तो ये विक्रय मूल्य है। और ये विक्रय मूल्य जो उसने शुभम को बेचा है, तो उसने शुभम को बेचा इतने रुपए में, यहाँ पे लिख सकते हैं शुभम को बेचा, यानी कि विक्रय मूल्य
बराबर 33.60 रुपया। तो अब हमारे पास विक्रय मूल्य है और शुभम को बेचने पर 12% लाभ होता है, क्वेश्चन में है। तो 12% लाभ पर कलम का क्रय मूल्य, तो प्रतिशत लाभ और विक्रय मूल्य के आधार पर क्रय मूल्य निकालने का सूत्र ये रहा, विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस प्रतिशत लाभ गुना 100। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ 12 है तो 100 प्लस 12 यानी कि 112, ये 33.60। ये जो दशमलव में है इसे हमने भिन्न में बदला, दशमलव के बाद 2 शून्य है इसलिए दशमलव के बदले नीचे 1 दिया और इसके बाद 2 शून्य है तो नीचे 2 शून्य दिया। ठीक है, और इसलिए 3360 के बजाय यहाँ 33, तो हमने पहले से ही काट दिया है, ये 100 और ये 100 कट गया। ठीक है, ये 112 और 3360 कटेगा, ये 3 से ही कट जाएगा, ये 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, बचा शून्य, शून्य तो शून्य ही छोड़ देना पड़ेगा, यानी कि 112 तो ये 336 और 112 शून्य शून्य, 33 बचा। तो यहाँ कल 30 बचा, तो इसलिए 12% लाभ पर कलम का क्रय 12% लाभ पर कलम का क्रय मूल्य 30 रुपया। तो हमें केवल इतना ही निकालना था। अब जो मीता को बेचा उसको जो मीता को जो कलम बेचा उसका क्रय मूल्य 30 रुपया है। तो मीता को बेचा 34.50 रुपया, तो मीता को बेचकर लाभ 34.50। चलो यहाँ 0 लगा देते हैं, क्योंकि 30 के बाद दशमलव देके 0 कहीं भी कितना भी लगा सकते हैं। तो देखो दशमलव के बाद 50 ही, यहाँ दशमलव के बाद 0 है। ठीक है, तो 50 का 50 ही लिखना पड़ेगा, लेकिन 34 में से अगर 30 घटाएंगे तो 4 बचेगा। ये घटाव आपको आता है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि जो लाभ हुआ मीता को बेचकर वो है 4.50 पैसा। ठीक है, तो अब हमें प्रतिशत लाभ निकालना है। मीता को बेचने के बाद लाभ है 4.50 बटा 30 गुना 100। ये 30 क्रय मूल्य है, ये कुल लाभ है। क्योंकि ये फॉर्मूला पता है आपको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। कुल लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, तो ये 4.50 है। ये दशमलव को अगर भिन्न में बदलेंगे तो दशमलव के बाद 2 संख्या है तो दशमलव के बदले नीचे 1 देना पड़ेगा, और इसके बाद 2 संख्या है तो 2 शून्य देना पड़ेगा। यानी कि यहाँ 450 है, यहाँ 100 है, यहाँ 100 है, 100 तो पहले से ही है, तो 100 कट गया, ये शून्य कट गया। अब बचा केवल 45। अब 3 से 45 काटेंगे तो 15 या 45 होता है, तो 15 बार में कट गया, तो केवल 15 बचा। यानी कि मीता को बेचकर जो लाभ हुआ है वो 15% लाभ हुआ है। तो ये है आंसर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मीता को बेचकर प्रतिशत लाभ। इसके आगे हम और कर सकते थे, लेकिन क्या है कि मेरी मोबाइल में ज़्यादा जगह है नहीं, मेमोरी भरता जा रहा है, इसलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे। बाकी क्वेश्चन जो है 16 नंबर से वो हम कल पूरा कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक आप लोग करते नहीं हो, शेयर करते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें और मैथ को प्रैक्टिस करते रहें।